वो शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। ऐसा लग रहा था कि लड़के अपने इंफरादी कारकर्दगी के लिए खेलने। दुख के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुरूबंदी है। क्लाइमेट जो है वो क्राइसिस की तरफ है। इस पर हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी लगाकर एक्शन करने की जरूरत है। 15 सितंबर तक भी हम बोर्ड के अप्रूवल में शामिल नहीं है। मैं जर्नी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि जनरेट अ गुड लुकिंग वुमेन वेयरिंग अ ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है, खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सोनिया सुंदस। वेरी गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप हैं खैरियत से? आज नहीं, मैं बिल्कुल खैरियत से तो हूं, क्योंकि ये ऐसे आज हम सुबह सुबह ही, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए, लेकिन सुबह सुबह ही ऐसी चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं। खैर, हम आपकी सुबह अच्छी करेंगे, वो ऐसे कि अच्छी बात से। वो अच्छी बात ये है कि भाई वो शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो, क्योंकि हिम्मत हारना नाकामी का पहला कदम है। डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ ऐसा ही कल टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल भी देखा, जहां कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने इजहार किया। और क्या इजहार किया उन्होंने, ज़बरदस्त। और पाकिस्तान के होम ग्राउंड में बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हिस्टोरिकल शिकस्त हासिल हुई। वैसे ये हिस्टोरिकल शिकस्त जो है बहुत सारी हो चुकी हैं अब, लेकिन अपनी ही सरजमीन पे एक लो रैंक टीम से हार जाना तो बड़ी अफसोस की बात होती है। तो हुआ यही ना कि बांग्लादेश के खिलाफ जो कुछ हुआ है उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम को तारीखी शिकस्त। पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन कप्तान का एजाज पाने के बाद अब शान मसूद खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। पीसीबी आंखें खोले, अब सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, इन्हें मुसलसल खिलाने वालों के खिलाफ भी सर्जरी की जरूरत है। मूनसून बारिशों के बावजूद पाकिस्तानी ज़ेरे ज़मीन पानी की मकदार में कमी का इंकशाफ। रेन हार्वेस्टिंग वाहिद रास्ता है, लेकिन आखिर ये होता क्या है? कराची में रेन हार्वेस्टिंग से आगाही के लिए अमान खान आज बनेंगे बोल के मेहमान। सरगोदा के डीएचक्यू अस्पताल के एफिलिएशन का मसला। अस्पताल सरगोदा यूनिवर्सिटी से निकलकर महकमे सेहत के मातहत आ गया, लेकिन पंजाब हुकूमत डॉक्टर्स को पैरोल पर लेने को तैयार नहीं। मसीहाओं की हड़ताल से मरीज और डीएचक्यू अस्पताल के तलबा दोनों परेशान। माजरा है क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान की पहचान, नेशनल आईटी बोर्ड हो या पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ महकमों में खदमात, डिजिटल मीडिया में खदमात पर तमगा इम्तियाज पाने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी फहद मलिक से होगी आज के प्रोग्राम में आप सभी से मुलाकात। मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसा हो गई, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कल जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हमने भी देखा। हमें तो कल सुबह मालूम हो गया था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो क्रिकेट फ़ैन है ना, वो एक आस, एक उम्मीद बना के रखता है, लेकिन वो आस और उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। बांग्लादेश की तारीखी फतह, पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त। वाइट वॉश नहीं, से बांग्ला वॉश कहें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट में, सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया, तारीखी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने कौम से माफ़ी तो मांगी और कहा कि जी मुश्किल हालात में इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह की ज़रूरत थी। लेकिन सवाल ये होता है कि पाकिस्तानी टीम की इस हालत की वजूहात आखिर हैं क्या? इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, मेरे तो आंसू ही निकल आए हैं इस बदतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए। सर, इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, कप्तान को या पूरी टीम को?
देखिए, दरअसल इस बदतरीन कारकर्दगी के जिम्मेदार वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, जिन्होंने कप्तान का तकर्रुर किया, जिन्होंने सिलेक्शन बनाई और दीगर मामलात हैं। लेकिन इसमें खिलाड़ियों को भी अगर उनको दोष न दिया जाए तो ज्यादती होगी, क्योंकि खिलाड़ियों ने तो खेलना होता है मैदान में जाकर, और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि कल जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हारी है बांग्लादेश से, कि हम बांग्लादेश को हराते चले आए थे और 2-0 हमने वाइट वॉश करा लिया। मेरे ख्याल में इसमें एक तो नाकिस कप्तानी, उसका भी दखल है, फिर दूसरे टीम में यूनिटी नजर नहीं आई, कि इत्तेहाद नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लड़के अपने इनफरादी कारकर्दगी के लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअली कोई 30, 35, 50 रन किए और समझा कि अपनी जगह पक्की हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सिवाय रिजवान के कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा 294 रन बनाए, जो टॉप स्कोरर रहे पाकिस्तान के, क्या बल्कि दोनों टीमों की जानिब से। सऊद शकील ने कोई एक सेंचुरी बनाई, लेकिन तो भाई आप हर बिल्कुल शोबे में सही हमें कह रहे हैं। आउट अच्छा, किया। ये बताएं कि शान मसूद ये कह रहे थे कि उन्हें शाहीन शाह अफरीदी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। ये बताएं कि बैटर्स की अपनी परफॉर्मेंस कैसी थी, और ये शाहीन की कमी वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात तो सही कर रहे हैं कप्तान शान मसूद कि आपका ना तजुर्बाकार बॉलिंग अटैक, और किस तरीके से बांग्लादेशी बैट्समैन आप पर हावी हुए कि 26 रन पर 6 विकेटें गिर जाने के बाद 262 रन कर गए। ठीक है, शाहीन आफरीदी की कमी इसलिए शिद्दत से महसूस हुई कि इन्होंने शाहीन आफरीदी को लगता है कोई झटका दिया है, क्योंकि शाहीन आफरीदी जब इतवार को टेस्ट मैच खत्म हुआ, गुज़िश्ता इतवार को, तो कराची आ गए थे, उनके यहाँ बेटे की पैदाइश थी, और फिर वो मंगल को दोबारा रावलपिंडी में उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, और आप बुध को उन्होंने प्रैक्टिस भी की, और आप उनको ये कह रहे हैं कि आप आराम कर लें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। और एक तो आपने शाहीन आफरीदी को वापस भेज दिया, दूसरे सोने पे सुहागा आपने नसीम शाह को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया, जो तकरीबन 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते, उनको भी आपने शामिल नहीं किया। ये वही नसीम शाह जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक की थी रावलपिंडी में। तो बहुत सारे अवामिल थे। बॉलिंग आपकी ऐसी थी कि वेवर्ड बॉलिंग, आपके बरक्स जिस तरह से बांग्लादेशी बॉलर्स ने बॉलिंग की। बैटिंग आपकी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी जो है वो अपने इनफरादी उसके लिए खेल रहे हैं। अगर रिजवान का कैच ना ड्रॉप होता, बाबर आजम का कैच ड्रॉप हुआ, बेशुमार गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, और इन गलतियों का अगर अजाला नहीं हुआ तो आपको पता है कि 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उस टेस्ट सीरीज में हमारे वाइट वॉश और ज्यादा बिल्कुल सही। वकार यूनुस साहब जो है वो कह रहे हैं कि बीमारी पुरानी हो तो ठीक होने में वक्त लगता है। क्या समझते हैं आप कि मैनेजमेंट की जो ये बीमारी है ये जड़ तक पहुंच गई है, और इसकी जो असल बीमारी है और वजूहात जो है वो क्या है? ये सब बयानात हैं, और वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये वही लोगों को तसल्ली देने के लिए कहा जा रहा है कि जड़ तक पहुंचना होगा, और ये होगा, और सर्जरी होगी, और वो होगी। कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान क्रिकेट के आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करें, पाकिस्तान क्रिकेट में आप मुस्तकिल मिजाजी लाएं, तो आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट कैसे नहीं तरक्की की राहों की तरफ गामजन होती है। 18 जून 2017 को हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, और सरफराज की कप्तानी में कितनी T20 सीरीज पाकिस्तानी टीम ने जीती, नंबर 1 T20 टीम रही। लेकिन सरफराज को आपने अचानक हटा दिया, बाबर आजम को ले आए, 4 साल वो कप्तान रहे, फिर उनको अचानक हटा दिया, शाहीन शाह अफरीदी को ले आए, और फिर अचानक 5 T20 के बाद शाहीन अफरीदी की भी छुट्टी कर दी, फिर बाबर आजम को ले आए। तो ये म्यूजिकल चेयर का जो गेम चल रहा है कप्तान, इससे कारकर्दगी पर बड़ा असर पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में ये सर्जरी वगैरह कहना, मेरे ख्याल में ये सब फजूल है। अच्छा, क्या टीम के जो खिलाड़ी हैं उनमें शोहरत का शौक जो है वो ज़्यादा हो गया? हम देखते हैं कि वो बाहर निकल रहे हैं, कोई खाने के लिए निकल रहा है, एक सेल्फी हो रही है, और उसको बाकायदा पीसीबी का सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है। आपको लगता है ऐसी कोई चीज़? उस तरह से काफी नहीं होता, क्योंकि अब पैसों का चक्कर हो गया। अब लड़का खेलता है PSL, उसमें परफॉर्म करता है, वो पाकिस्तानी टीम में आता है, और फिर दुनिया भर की लीग्स जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करती है अगर अच्छी वो कारकर्दगी दिखाता है पाकिस्तान की जानिब से, और करोड़ों रुपए का मुआहदा होता है। तो अब लड़के जो हैं वो जो कन्वेंशनल क्रिकेट है, जो कि 5 रोजा क्रिकेट है, उसको बिल्कुल भूल गए, और लॉन्गर वर्जन को बिल्कुल भूल गए। T20 खेलना शुरू हो गए, और T20 से क्या होता है कि शॉर्टर वर्जन है, 4 ओवर्स कर दें, 20 ओवर्स तक फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है, पैसे बहुत मिलते हैं। तो एक ये फैक्टर भी है। शोहरत तो ठीक है, मिलती है, जब खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए आगे आता है तो यकीनन वो शोहरत का हकदार होता है,
शोहरत के साथ साथ इज्जत दौलत भी मिलती है खिलाड़ियों को। तो इनको इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देखें ना, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बाबर आजम है, तकरीबन 50 लाख रुपए माह वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और भी दीगर 4 खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल है। बिल्कुल सर, ये भी बताएं क्या टीम में फेवरेटिज्म भी सूरत हाल का जिम्मेदार है? क्या उनको भी इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया जा सकता है? देखिए, फेवरेटिज्म जब बाबर आजम कप्तान थे जब थी फेवरेटिज्म, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि दोस्ती यारी को निभा रहे थे, हसन अली को, शादाब खान को, फहीम अशरफ को, आसिफ अली को वो लेकर आ रहे थे। लेकिन इस टीम में तो चूंकि टेस्ट टीम थी, इसमें कोई फेवरेटिज्म नजर नहीं आया। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर असल तो क्वेश्चन मार्क है ना। फैसल के सिलेक्शन कमेटी आपकी कैसी है? सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों का इंतखाब कैसे किया? कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं था, और सिलेक्शन कमेटी को तनख्वाह मिलती है, माहाना भारी मुआवजा मिलता है। ना कोई चीफ सेलेक्टर था, ना मुझे कप्तान नजर आ रहा था। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। लेकिन अब इसके पीछे जो वजूहात हैं ना, मुहर्रिकात हैं, वो कहता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और रोम अगर गिरा भी तो वो भी एक दिन में नहीं गिरा था, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और वजूहात होती हैं। तो अब कुछ बाज़गश्त हो रही है, मिर्ज़ा इकबाल बेग ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें हो रही हैं कि कप्तानी से शायद हटाया जा सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन पे ताक के तनकीद के तीर बरसाए गए और कहा गया छोड़ रहे हैं आप कप्तानी। शान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ। तो अंदर की खबर क्या है? सीनियर जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया फैसल, आपको, सोनिया को यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में बोर्ड न्यूज़ देखने वालों का जो कहते हैं ना, आगे और छा गए। फैसल और सोनिया, आप आए और आप छा गए पूरी दुनिया में। जो आप लोगों ने शोहरत कमाई, जो इनपुट डाला ना इस मॉर्निंग शो का, दुनिया में तमाम पाकिस्तान में मॉर्निंग शो कर रहे हैं, सबको पीछे छोड़ दिया। जिस तरह हमने और आपने परसों बात की थी, वो प्ले हो गया पाकिस्तान की तारीख की। अगर बात की जाए फैसल, सोनिया, पाकिस्तान 1952 से टेस्ट मैच खेल रहा है। 2024 तारीख ये बताती है पाकिस्तान के सियाह तरीन दिन था कल। जो मैं ब्लैक शर्ट पहना हूँ, क्यों पहना हूँ? एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप लेवल के क्रिकेटर मैंने प्रोड्यूस किए, क्रिकेट खेली है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुरुबंदी है, डंके की चोट पे गुरुबंदी है, मैनेजमेंट फेल हो गई। क्या पाकिस्तान ड्रेस में क्या लड़ाई तो नहीं हुई थी? मेरे तो जरा ये कहते हैं कुछ दाल काला है, दाल काली है। बात सवाल ये पैदा होता है, आपने बड़ी प्यारी बात की फैसल, क्या रिजवान कप्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे? रिजवान 172 रन बनाते हैं फैसल भाई, सोनिया वो बार चले जाते हैं। और जो रहीम जो है, मेरे ख्याल में 90 टेस्ट मैच खेले बांग्लादेश के, 190 रन बनाते हैं, वो तो बाहर नहीं जाते। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, मेरे ख्याल में इम्पोर्ट कहते हैं वसीम खान, एहसान मानी की दौर में, सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टीम के मेरा शागिर्द है, 65 टेस्ट मैच खेले, तो 40 ओडीआई खेले, 90 वनडे खेले, और पाकिस्तान की तारीफ में उससे अच्छा कप्तान नहीं है। फैसलाबाद पाकिस्तान चैंपियन कप कराना जा रहा है, और वही फैसलाबाद था। मुझे याद पड़ता है सरफराज अहमद को वसीम ने बोला आप पाकिस्तान का स्टेप डाउन कर दें, कप्तानी छोड़ दें। उसने कहा मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे खिलाते हैं खिलाए, नहीं खिलाते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वसीम खान जो इम्पोर्ट होके आते हैं, आज के मौजूदा चीफ सेलेक्टर हैं असद शफीक, तो वो सरफराज ने कप्तानी जो है, सिंध की कप्तानी असद शफीक से करार दे दी और खुद एज ए बैट्समैन खेला। तो ये बात सिंपल सी है। मैं मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस जैसा चेयरमैन नहीं आया, वजीर दाखिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। क्या मोहसिन नकवी साहब बल्ला लेके खेल लें? मोहसिन नकवी साहब ने तो आपको तमाम चीजें दे दी हैं। साजिद भाई, मसला यही है ना कि अब मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त सिर्फ 2 चीजें हैं, ओपनर्स भरमार और कप्तानों की भरमार। बाबर आजम भी कप्तान रहे, शान मसूद खुद कप्तान है, सैफी भाई खुद कप्तान रहे, एक कप्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी रहे जो कि नाराज भी हैं। तो जरा अंदर की खबर दें कि कौन नाराज है, कौन बनना चाह रहा है, क्या शान मसूद को हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा है? उनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बहुत हुए। ये फैसल और सोनिया, ये मेरे हाथ में 2 बॉल है, एक कोकोपुरा, एक ड्यूक।
हाँ। ये 2 बॉल है, अब व्हाइट बॉल की पाकिस्तान में, व्हाइट बॉल सारी चीजें आप भूल जाएं। फैसल सोनिया अब जो है फैसलाबाद में दे चौके छक्के, वनडे क्रिकेट हो रही है। वनडे क्रिकेट को अचार डालोगे भाई। टेस्ट मैच आपने इंग्लैंड से खेलना है, टेस्ट सीरीज खेलनी है, आपको व्हाइट वॉश करके चले गई इंग्लैंड आपके घर में आके। आपकी मजबूत तरीन टीम है, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं थी, वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर हैं। सवाल ये पैदा होती है इस टीम में मुझे बताइए बॉलिंग कोच, असिस्टेंट बॉलिंग कोच, बैटिंग कंसल्टेंट कौन है जो बैटिंग सर, कंसल्टेंट जो जी सोनिया। सर एक मेरा मासूमाना सवाल है, जैसे करते हैं, मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि आपने अभी दाल की बात की है, तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? पूरी दाल काली है। देखिए ना, आप मुझे एक बात बताइए, इससे पहले चैंपियन कौन थे? रमीज राज, उसमें डंके की चोट, फ्री हैंड दिया, बाबर 0/0 15 इनिंग के लिए। बाबर ने यकीनी तौर पर क्या करा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? 4 साल कप्तान बने, उसमें जोशिया आरियां, गुरु बंदिया उरूज पे थी। आप मुझे बताइए शान मसूद को, फैसल सोनिया, मुझे ईमानदारी से बताओ, शान मसूद को कप्तान किसने बनाया था? जका अशरफ ने बनाया था। जका अशरफ ने शान को कप्तान बनाया तो यकीनी तौर पर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने तो नहीं बनाया ना। तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सारा मद्दा डालने की वजह ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए, शान को जका शरफ ने बनाया, बाबर को जका शरफ ने बनाया, मिसबाह उल हक सारी मर्ज की दवा दी, उसकी दौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के वकार की बात की जाए, वकार तो पाकिस्तान टीम के हेड कोच गुजरे हैं, 4 दफा गुजरे, मिसबाह गुजरे। तो बात ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बेड़ागर के 90 के दौर के जितने भी क्रिकेटर थे जो डिफरेंट चैनल पे बैठते हैं, वो अपना तजिया करते हैं, अपनी दुकान को चिमटाते। किसी ने ग्राउंड में आके ये नहीं बताया, सिवाय वसीम अकरम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर है, ग्रेटेस्ट साजिद भाई, पाकिस्तान अब सबके लबों पे अब यही सवाल होगा कि, और हम मुख्तसरन इस पे देखें, आपसे हाँ या ना मुझे चाहिए। आप नाम ना लें, बस सिर्फ ये बता दें, कप्तानी रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसका एक ही हल है, सोनिया फैसल सरफराज अहमद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच का कप्तान बनाएं और उसको टीम दे दें। उसमें तमाम वो सलाहियतें इस टीम को, जो गिरती हुई टीम है, टीम टूट गई है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो देखते हैं साजिद भाई कि फिर ये जो है ऊंट जो है वो किसी करवट बैठता भी है या नहीं बैठता, या फिर ऊंट की कुर्बानी करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सूरत हाल यह है कि कप्तान बदलेंगे या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि हमें लेनी है एक ब्रेक। बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दुनिया बोल है को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जनाब। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुल्क भर में बारिशों के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी में इजाफा होता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 1 सितंबर के जो एदाद शुमार हैं वो हैरान कुन हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी मुसलसल कम हो रहा है। पिछले 6 सालों में ज़ेरे ज़मीन पानी की मकदार में मज़ीद 5.66% की कमी वाक़ई हुई है। पंजाब का तकरीबन 22% हिस्सा ज़ेरे ज़मीन पानी से महरूम हो गया और 36% हिस्से में ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म होने के तकरीबन करीब है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सिंध में कुओं का निज़ाम बहुत फ़ाल है और मानसून के मौसम में यहाँ पानी जमा होता है जो अगले कई माह के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते। फैसल, अभी इतनी बारिश हुई है और कराची के हवाले से ये मशहूर है कि यहाँ बारिश होती है और वो बारिश हम यूँ उठाते हैं और वो हम बहिरा अरब में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा और इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को, गो कि कराची में इतनी बारिश नहीं होती लेकिन जितनी होती है, कराची इज़ ऑलवेज बीन एन एरिड जोन। जितनी बारिश होती है उतना पानी अगर हम उसको सेव कर लें तो क्या ही बात है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि बारिश का जो पानी आता है उसको बचाते हैं और बचाने के बाद क्या कुछ करते हैं ये हम आपको क्यों बताएं, ये आपको अमान काका खेल साहब ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स माय प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। अदनान साहब, ये जो अमान साहब, ये जो तमाम तर मामलात हैं, हम बरसों से रो रहे हैं। फाइनली हमें उस वक्त होश आया जब 2020 में कराची में अर्बन फ्लडिंग हो गई और
तबाह हो गया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, खैर तबाह तो अभी भी है लेकिन इससे ज़्यादा तबाह होने के इससे चांसेस हैं। इससे ज़्यादा अब खाकम बदन, हमारे मुंह में खाक। लेकिन तो फिर वी केम अक्रॉस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और आप उन चंद लोगों में से हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन चंद ऑर्गेनाइजेशन में जो ये काम कर रही है। तो हमें बताएं, मैं आपसे ये जानना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना। मैं स्पेसिफिक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस बार कराची में बारिश जो हुई बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड था, हल्की ड्रिजल भी होती रही, पूरा दिन होती रही। कितना पानी आपने बचाया इस बार, और कितना हम ज़ाया कर देते हैं वैसे अगर नहीं बचाते तो? देखें, मेरा नाम मोहम्मद अमान खान काखिल है, सतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बेसिकली सतून नेकी मल्टीपल डायरेक्शन पे काम करती है। इस वक्त हमारा जो चैप्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट जो है वो क्राइसिस की तरफ है, डिज़ास्टर की तरफ है। इस पर हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी लगाकर एक्शन करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग और रेन हार्वेस्टिंग हमारा ये एक ज़ेली प्रोजेक्ट है। इसमें देखें, हम जो भी अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है उस पानी को जो हमारे पुराने वेल्स होते हैं या नए वेल बनाकर इंजेक्शन वेल बनते हैं जो पानी को लेते हैं। ठीक है। हमारी टीम में माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी ज़बरदस्त टीम हमारी है। एक्सपीरियंस शोल्डर लोग हैं सारे ना, और दुनिया के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने जो हैं यूक्रेन से लिए, मैं खुद यूक्रेन नेशनल हूँ। ठीक है। शहर कराची के अंदर देखें, अब पानी की दिन ब दिन शॉर्टेज हो रही है। जी बिल्कुल। हम कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं। ठीक, जब भी बारिश होती है जो हमारे रोड हैं ये रनवे का किरदार अदा करते हैं। मुसलसल पानी पंप आउट कर निकालने से वाटर लेवल दिन ब दिन डाउन चला गया जी। ठीक है। उस सिलसिले में जितने डेप्थ में जा रहे हैं आप, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, हैवी मेटल्स आ रहे हैं। ये डायलिसिस सेंटर जो आपके खुल रहे हैं इसी बुनियाद पे खुल रहे हैं। जो बीमारियां डायलिसिस आ रही हैं, बेसिक बुनियाद पानी का हैवी मेटल्स है और पानी की अदम दस्तियाबी है, कमी है इसमें ना। आर्सेनिक मिल रहा है, आर्सेनिक भी इसमें आ रहा है जी। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपके शहर में सिंक होल होना स्टार्ट हो गए जी। इस दफ़ा भी तकरीबन 6 से 7 सिंक होल्स हुए, हर साल हो रहे हैं। और मैंने रिपोर्ट किया था, बताया था, इन्फॉर्म किया था कि भाई अगर आपने मुसलसल पानी निकाल रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होने वो सबसे बड़े ये होंगे, आपका शहर की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी, अर्थक्वेक को दावत दे रहे हैं आप, और सिंक होल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुगलिया दौर में भी रेन हार्वेस्टिंग का होती थी, और हमारे पास एविडेंसेस मंजोडारो के भी हैं जी। मंजोडारो के दौर में भी रेन हार्वेस्टिंग होती थी। देखिए, पाकिस्तान में तो बारिश कम होती है, दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। रशिया है, बड़ा कंट्री है। ठीक है। यूक्रेन है। अब ईस्ट में चले, श्रीलंका आ गया, साउथ एशिया में आ जाए पूरा। अब देखें वो किस तरह मैनेज करते हैं। उनके यहाँ पानी खड़ा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, पानी यहाँ पर भी नहीं खड़ा हो, अगर तरीके से प्रॉपर वे में वर्क कर लें। जिन जगहों पर हमने प्रोजेक्ट्स किए अपने ना, देखिए मैं अभी आपको मिसाल देता चलूँ, अपना 1.25 साल पहले हमने किया था बंस गार्डन जी। बंस गार्डन पूरा डूबा रहता था और 3-3 फीट तक पानी खड़ा रहता था 1 महीने तक। मैं लोगों यहाँ देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जिनको अभी तक नहीं पता ये बंस गार्डन क्या चीज़ है, तो वही शाहीन कॉम्प्लेक्स पे सामने जो सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री है उसके पीछे एक अजीब सा क्रीपी किस्म की लैंड होती थी, और अब वो बंस गार्डन बन चुका है फाइनली, और उसमें सर आप काम भी कर रहे हैं। देखिए सर, वो 1927 से है कायम। वाह। और वहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी अपना ये नेशनल म्यूजियम हमारा वहाँ जी। और मैं बिलफर्ज बाहर रहता हूँ तो लोग बड़ी इंसल्टिंग होती थी, जो बाहर से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को देखने के लिए म्यूजियम आते थे लोग, तो पानी खड़ा रहता था वहाँ पर, बहुत बड़ा मसला था। तो वहाँ पर 4 वेल्स हमें मिले, उस पर हमने। ये कोई कितने पूरा किस जमाने के थे ये? सर देखें, उसमें अंग्रेज के दौर के वेल भी हैं, लेकिन ये जो वेल्स से 4, ये तकरीबन पिछले 25 साल पहले ठीक है बनाए गए थे। और ये सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, ये चारों वेल्स अभी वर्किंग हैं? जी वर्किंग है, वर्क कर रहे हैं। उस वक्त के बने हुए अभी तक वर्किंग है? 25 साल पहले बने थे, और जो पहले दौर के बने हुए हैं वो इस वक्त जो हैं कचरा भरकर बिल्कुल तबाह हाल में मौजूद हैं। उन पर मजीद काम करने की कोशिश और ज़रूरत है मौजूद। लेकिन ये 4 जो थे रिडंडेंट हो गए थे जी, ये कर लिए थे हमने अपनी मदद आपके तहत। इसमें हमें डीजी पार्क्स ने सपोर्ट किया था 2 वेल्स पर,
और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी थी। ठीक है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास तो मेयर कराची को भी मैं बुलवाया था वहाँ पर दिखाने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इस तरह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त मेयर कराची के बयानिया के तौर पर जो चैनल्स पर चल रही थी चीज़ें कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल गई है। ठीक है, इस वक्त अब तक हम तकरीबन 108 प्रोजेक्ट शहर कराची में। और अमान साहब, ये जो इस साल जो बारिशें हुई हैं उसमें एक अंदाजे के मुताबिक कितना पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू? देखिए सर, हमारे पास जो 108 प्रोजेक्ट्स हैं वो हर इस पैल में एक एक वेल, जो बड़े साइज के वेल्स हैं वो तकरीबन 20 लाख 25 लाख गैलन पानी एक इस पैल में डाइवर्ट हो जाता है उसमें। तो हम करोड़ों गैलन पानी हर स्पेल में ले रहे होते हैं। ओके, और 5 से 7 यूसेज? करोड़। देखें, सिलसिला ये है कि जब इसको हम चैनलाइज कर फिल्टराइज कर बायोलॉजिकल और फिज़िकल जब ज़मीन के इंजेक्शन वेल में डालते हैं तो उससे सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो आपके ड्राई बोर होते हैं सारे रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है। लोगों के घरों में विदाउट एनी कनेक्शन पानी आ जाता है और इलाके का टीडीएस भी कम हो जाता है, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत बेहतर हो जाती है। और जिन प्रोजेक्ट्स में हमने किया है वहाँ आप विजिट करें, वहाँ के जो दरख्त हैं, जो घास ग्रास लगी हुई है, उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो फैसल, ये अगर इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह 108 प्रोजेक्ट्स की सर ने बात कही है, सो मुझे तो लगता है कि ये मतलब इसको उभारना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए, इसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए ताकि पूरे कराची में ये मैसर हो। अगर इतनी आसानी के साथ सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू पानी को घर घर मैसर कर सकते हैं, दरख्तों को आप जो है पानी मिल सकता है, कराची ग्रीन भी हो सकता है, सो हम क्यों इसको बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या वजूहात हैं कि बढ़ा नहीं प्रोजेक्ट? अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। देखिए, लोगों के, इदारों के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। शहर को बचाना नहीं, अगर बचाना होता तो इस साल में हम होते नहीं कतई तौर पर ना। देखिए, सबसे अहम चीज़ आपके पास क्या है? देखिए, रेन हार्वेस्टिंग तो हो रही है, हम वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम कर रहे हैं। शहर कराची में आपके पास 12,500 मसाजिद और मदारिस हैं, दही और शहरी जी। ठीक है, हर मस्जिद तकरीबन 6,000 गैलन पानी औसतन इस्तेमाल करती है पर डे। ठीक है, ठीक है, हम एक मस्जिद को इको फ्रेंडली मस्जिद बना देते हैं। ठीक है, जो उसके वजू का पानी है वो बायोलॉजिकल ट्रीट करते हैं, फिजिकल ट्रीट करते हैं, और इंजेक्शन वेल, अगर पुराने वेल्स अवेलेबल हैं तो उनको इंजेक्शन वेल में डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं तो हम नए वेल बनाकर, इंजेक्शन वेल बनाकर चैम्बराइज करके, चैनलाइज कर पानी को हम लेके चले जाते हैं नीचे। मैं इंजेक्शन वेल्व को ट्यूब वेल की इस्तेलाह में नहीं, देखिए, वेल जो है वो पानी को लेने के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूट वो जमीन के अंदर जो है ना, जो तय होती है उसके अपना लेवल्स जो होते हैं, ग्रेवल से सैंड है, यानी कि तो मैं उसमें डिपॉजिट करके आर्टरीज के तौर पे काम करता है। जी। अच्छा, अमान साहब, एक चीज़, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, बहुत से लोगों को ये होगा भी कि एक तो चैरिटी बिगिंस एट होम है। हमारे जिस तरह आपने कहा कि इतना पानी, हम घरों में पानी 2 सूरतों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई। या तो आप बर्तन खाना पकाने के लिए वो पानी जो कि आपके सिंक से जाता है, एक जब आप कपड़े धोते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन के थ्रू जब वो जा रहा होता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम घर घर ये एजुकेशन पहुंचाएं? और कराची में सबसे बड़ा आपको मसला पता है भाई कि टैंकर से पानी का मसला है, तो रादर देन हमारे पास अगर 10 दिन की एक टैंक है, वो 10 दिन को हम 12 दिन बना सकते हैं अगर हम ये 2 सोर्स से पानी जो ज़ाया हो रहा है उसको हम देखिए, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। इसमें देखें, इस्लामाबाद ने, CDA ने एक लॉ पास किया, जो भी सोसाइटीज़, जो भी घर हैं, वो वाया रेन हार्वेस्टिंग अपने पास पानी को डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह शहर कराची में मेयर कराची हैं, KDA है, MD है, और ये टोटली तौर पर आप एक प्लान कर सकते हैं, मास्टर प्लान है, उसमें ये किया जा सकता है कि जी हर घर के लिए लाजमी तौर पर बारिश का जो पानी आपका बरसता है, ठीक है जी, और जो आपका ग्रे वाटर आता है जी घर से ना, दोनों को आप ट्रीट कर फिजिकल बायोलॉजिकल ट्रीट करने के बाद घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग कंबाइन हो सकती है। इससे सिलसिला सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आप अर्बन फ्लडिंग से बच। सेकंड, आपकी बुनियादें मजबूत होंगी। इस वक्त बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं, गिर रही हैं, ठीक है, अर्थक्वेक को दावत दे रहे हैं मुसलसल पानी निकालने की वजह से। ज़मीन मजबूत होने के साथ साथ आपके पास एक सही
अपने घर में वर्ल्ड वाटर बैंक बन जाएगा। एब्सोल्युटली। और ये मेरे ख्याल से यहीं से तो यही इनकलाब होता है। ये इनकलाब नहीं होता कि सड़क पर आके नारे लगाएं। रेवोल्यूशन बिगिंस जब आप खुद से चीजें बिल्कुल। पाकिस्तान सर ये के- टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और इतना दिलचस्प वो है, खो जाने वाला है कि मैं आपकी बातें सुने जा रही हूँ, हम दोनों सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो है ना वो कम है और ब्रेक जो है वो लेने का यस, हम समय फिजिकली आ गया आपके है। पास आएंगे। विल वर्क टुगेदर फॉर द प्रोजेक्ट एज वेल। बिल्कुल, आपका ये- आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। तो भाई लर्निंग ये है हमारी कि अगर आप घरों में अपना पानी बचा सकते हैं बचाएं। आप बचाना शुरू करेंगे, पूरा मोहल्ला बचाना शुरू करेगा, पूरा सूबा बचाना शुरू करेगा, तो शायद हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ ना हो। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदेद। और इससे पहले कि हम शो के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम आपको ये बताएं कि कोक उठाओ, स्कैन करो और एंजॉय करो कोक स्टूडियो कॉन्सर्ट इन दुबई या ढेरों कोक स्टूडियो इनामात। बोतल पे दिए गए QR कोड को स्कैन करो और फाइंड द कोड अंडर द बॉटल कैप कोड के साथ अपनी डिटेल्स शेयर करें। कि कहाँ शेयर करनी है जी, एक नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं 03226222 और आपको इस पर व्हाट्सएप करना है और आप जीत सकते हैं दुबई के ट्रिप और कोक स्टूडियो के ढेरों इनामात। तो चलें चलें दुबई चलें। खैर अगले सेगमेंट से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद। शिंग शोंग शोंग फोंग शोंग ऑन चोंग, ओके। ऑन शोंग। अगर लेकिन ये क्या है, आप यकीन करें कि ना मुझे चीनी ज़बान आती है और ना शायद आ सकती है, आगे चल के बड़ी मुश्किल ज़बान है, लेकिन मैं फ़र्ते जज्बात में इसलिए बह गया क्योंकि मईशत के हवाले से अच्छी खबर ये और अच्छी खबर ये भी कि 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ली शियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इसमें पाक चीन ताल्लुकात दीगर जो उमूर हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे और वो इवेंट है शंघाई ताउन तंजीम। इसके जो सरबराहान का इजलास है वो होने जा रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टिपिंग पॉइंट इन पाकिस्तान इकानमी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अच्छी खबर तो मैंने ये तो दे दी, दूसरी अच्छी खबर क्या है जो आप दे रही थी मुझे? दूसरी तरफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन पे ना सिर्फ मुतमईन सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कल वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा, बल्कि दावा किया कि महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। इसी पर हम जो है बात करेंगे फैसल आज। वाह वाह वाह, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। और हमें ये भी एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में जा चुकी है। आवाज से से जा रही है, इनको यकीन नहीं आ रहा। मैं कहने वाला था महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है तो खातून को खोने के तौर पे आप तो आज जा रही होंगी शॉपिंग पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। लेकिन मेरे ख्याल से शॉपिंग पे जाने से पहले जो है ना वो हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियत। नईम साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। तो मैं आपसे ज़रूर यस सर, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा कि जो चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं और उसके क्या अच्छे असरात हम देख रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले इतने अच्छे असरात हो गए। आपको अंदाज़ा हो गया कि महंगाई कम हो गई, आप चीज़ें बाहर लेने गए और आपने बताया भाई सिंगल डिजिट में आ गई है तो आप चीज़ें कम कर दो कीमतें? फैसल साहब, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आपके जज्बात का साथ दूं, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आता है। क्यों? वजीर आजम साहब जो हैं वो ज़ाहिर वजीर आजम हैं, वो अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा सियासी पहलू भी रखते हैं मामलात का, लेकिन मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट हूँ और इकोनॉमी पे बात करूंगा तो कुछ थोड़े से मनफी पहलू भी आपको बताऊंगा ताकि हमें वो भी पता रहे। जहाँ तक वजीर आजम चाइना के पाकिस्तान के दौरे की बात है, ये बड़ी खुश आइंद बात है और यकीनन हमारे ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी और जो हमारे फाइनेंशियल मसाइल है उसमें भी हमारे लिए कुछ न कुछ हमारे लिए हल मौजूद हो सकता है। लेकिन देखिए, जहां तक वजीर आजम साहब ने फरमाया कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे और ऐसी सूरत बनेगी कि पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम हो, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। आपको याद होगा कि 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था IMF के साथ
और हम तवक्का कर रहे थे कि अगस्त में जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल दे देगा इस मुआहदे का, इस प्रोग्राम का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हत्ता कि 4 सितंबर को यानी आज जो बोर्ड हो रहा है उसमें भी हम शामिल नहीं है और अगले 15 सितंबर तक भी हम बोर्ड के अप्रूवल में शामिल नहीं है, हम एजेंडे में शामिल हम नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि कल ही जो है वो IMF ने 3 नई कड़ी शराइत लगा दी है। आपको याद होगा कि पंजाब की हुकूमत ने बिजली के बिलों पे 14 रुपए फी यूनिट जो है वो रिलीफ देने की, सब्सिडी देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने इस पे शदीद एतराज किया और कहा कि 30 सितंबर तक इसको रोक दिया जाए। इसी तरह 700 अरब रुपए की जो सोलर की सब्सिडी देने की बात की वज़ीर आला पंजाब ने, उन्होंने उस पे भी जो है वो एतराज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दूसरी शर्त ये रख दी है कि तमाम सूबे जो हैं वो 30 सितंबर तक एक कौमी माली मुआहदा करे हुकूमत के साथ, ये वो पाबंद कर रहे हैं उन्हें। तीसरी शर्त यह है कि सूबे जो है कोई भी ऐसे जो प्रोग्राम का ढांचा है, जो कलीदी इक़दामात हैं इस मुआहदे के, जो शराइत है, उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, मरकज से मशवरा करना होगा। लिहाजा हमारा ये प्रोग्राम जो है इस वक्त ऐसी सूरत में कि हमें ये होता भी मुश्किल नजर आ रहा है। उसके अलावा 12 अरब रुपए का रोल ओवर हमने कराना है और हमें अभी तक $1 अरब की जो है रोल ओवर की लेकिन नईम साहब, ये तो आपने मोटे मोटे आदाद शुमार दे दिए, लेकिन ये जो 3 साल बाद जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.6 पे आया है, तो हाँ प्लीज मैं इस पे उसी तरफ आता हूँ, जी प्लीज, यस। तो ये जो है ये तो मामलात मतलब ये कि संगीन है थोड़े से हमारे एक साइड से। दूसरी तरफ ये भी है कि अच्छी खबर ये है कि जो अगस्त और सितंबर के 2 माह में जो एक्सपोर्ट है, जो असल काम होना चाहिए, वो ये है कि उसमें 14% का इजाफा हो गया है और हमारा करंट डेफिसिट जो है वो 4.2 बिलियन से 3.6 बिलियन आ गया है। इसकी 2 वजूहात हैं। वो समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये कि 14% इजाफा हो गया एक्सपोर्ट में और कुछ थोड़ी सी इंपोर्ट में कमी हुई है, तो इस तरह से 4.2 से हम 3.6 बिलियन डॉलर्स पे करंट डेफिसिट में आ गए। ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। सर एक बात बताइए, सर सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, सर एक बात बताइए कि शहबाज साहब ने भी मुतमईन होकर इजहार किया कि जी महंगाई ख़त्म हो रही है, 0 डिजिट में आ गई है, यहाँ पे रिलीफ मिल गया वहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये सस्ती चीज़ें कहाँ मैसर हैं, ये मार्केट तक क्यों नहीं आ रही? अब मैं उसका आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, खास तौर से शॉपिंग पे जाने से पहले। जब आप शॉपिंग पे तशरीफ ले जाएंगी तो उससे पहले, फैसल साहब कह रहे थे ना आपने जाना है खुशी। देखिए एवरेज का मामला ये होता है कि अगर एक शख्स का एक पैर आग में रख दिया जाए और दूसरा बर्फ में रख दिया जाए तो एवरेज ये निकलेगा कि वो आदमी इत्मीनान से खड़ा है, लेकिन हकीकत ये कि उसे दोनों पैरों में तकलीफ है। तो हमारे साथ यही हो रहा है कि सिंगल डिजिट में जो बात हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अवामिल अभी अवाम को नहीं मिल रहा है। अवाम का मसला तो बिजली का है, क्या बिजली में कमी हुई, क्या गैस में कमी हुई, क्या पेट्रोल में नुमाया कमी हुई? वो कमी नहीं हुई है। सियासी नुक्ता नजर से ठीक है और जो आदाद शुमार के खेल हैं उस एतबार से ठीक है, लेकिन ये मिस ने जो फरमाया हकीकत यही है कि जब बाजार में जाएं तो इस सस्ती चीजें आपको उस तरह नहीं मिलती जिस तरह कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है, ये दावा कि जी हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। अभी कैसर बंगाली साहब ने रिजाइन कर दिया 3 कमेटियों से। उन्होंने कहा कि ये 3 कमेटियां कुछ काम नहीं कर रही। हफीज पाशा साहब के जमाने में कमेटी बनी, डॉक्टर इशरत हुसैन के जमाने में कमेटी बनी, ना तो इखराजात में कमी की जा रही है, ना कोई और ऐसा काम किया जा रहा है। उन्होंने मायूस होकर जो है वो रिजाइन कर दिया कैसर बंगाली जैसे ईमानदार इकोनॉमिस्ट ने। तो इन हालात में जरा हमारे लिए थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाना मुझे मुश्किल महसूस होता है। वो बड़ा इजी है सर नईम साहब कि अभी मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे अब चले जाएं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लें राइट नाउ। और मसला यही है ना कि हमें सब्ज बाग तो दिखा दिया जाता है कि जी सिंगल डिजिट में आ गई है आफ्टर 3 इयर्स, 9.6 में इन्फ्लेशन रेट आ गया है, लेकिन इशू ये है कि अवाम तक ये स्नोबॉल इफेक्ट कब जाएगा? जब मेरे पास पेट्रोल 260 से ऊपर है, डीजल इतना ऊपर है, बिजली के टैरिफ्स, मतलब अवाम
तो आवाम को तो यही दो चीज़ें ना इस वक्त जो मार रही हैं। किसी की अगर 6 फिगर सैलरी है, लाख रुपए, उसके इतने बिल आ रहे हैं तो आगे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। तो डू यू थिंक कि आगे आने वाले दिनों में स्लो स्नोबॉल इफेक्ट होते हुए आवाम तक ये 9.6 का रिलीफ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो आगे मुश्किलात ही लग रही हैं जनाब। मैं जितनी खबरें देखता हूँ, जो हालात में देखता हूँ, उसमें मुझे जो है ना बड़ा मुश्किल है। हमारे तो $2 अरब की शॉर्टफॉल थी, वो भी पूरी नहीं हो रही। 9.4 बिलियन है, इस पूरे साल में $26.2 बिलियन हमने देने हैं। और हकीकत ये कि अभी कैसर बंगाली साहब के बगौल के ना हमारा कोई दोस्त हमें दे रहा है कुछ, और ना हमारे इदारे जो हम चाहते हैं कि सेल आउट कर दिए जाएं, वो भी जो है ना वो भी खरीदने को कोई तैयार नहीं है। मुल्क के ऐसे हालात हैं, कारोबारी हजरात मायूस हैं, ताजिर मायूस हैं, हड़तालों पे हैं। उन हालात में मुझे ये मुश्किल लगता है। देखिए, हम जबरदस्ती कहना चाहें, लेकिन हमारा फर्ज है कि जब हम आते हैं टीवी पे बैठते हैं टाई शाई लगा के, तो हमारा मकसद लोगों के सामने झूठ पेश करना नहीं है। हकीकत यही है कि बहुत मुश्किल है। आपने दुरुस्त कहा है कि आवाम तक पहुंचना ये जो है ना बिल्कुल सर। एक बात और भी बताइए कि इतने सालों बाद जो है वो चाइनीज़ वज़ीर आज़म जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और 3 रोज़ा दौरा करेंगे, तो इस दौरे का कोई इफ़ेक्ट होगा? ये सारी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं, जो सिचुएशन आज की किसी भी चीज़ को उठा लें आप, और चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस सारी सिचुएशन पर? इसमें हो सकता है। देखिए, हमारे ताल्लुकात में चाइना के साथ थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब अगर वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो है वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन करने में कामयाब हो गए, तो वो हमारे लिए कुछ सहूलतें पेश कर। फॉर एग्जाम्पल, 500 बिलियन रुपीस जो है वो हमने देने थे उन चाइनीज कंपनियों ने जो IPPs वाली कंपनियां हैं, उसमें भी उनके पेमेंट हमने पूरी नहीं थी। वज़ीर आज़म जब लास्ट टाइम गए थे जून में, तो उस वक्त 200 बिलियन दी थे, अभी 300 बिलियन रुपीस जो बाकी हैं। उसके अलावा जो हम उनसे रोल ओवर चाह रहे हैं, मजीद चाह रहे हैं कुछ कर्ज लेना, तो अभी तक तो नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब वो तशरीफ ला रहे हैं तो चाइनीज आपको पता है जो डिप्लोमेसी जो है उनकी ये है कि वो बोलते कम है, हम काम ज्यादा करते हैं। तो हो सकता है, मैं उस बारे में होपफुल हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मुमकिन है उनके आने से हमें फायदा हो जाए, हमारे कुछ मसाइल हल हो, हमारी थोड़ी मदद कर सकें। चलिए, लेकिन दिल्ली छोड़ें, बीजिंग दूरस्त, देखते हैं कि क्या बीजिंग की किसी ऐसी मदद को आ सकता है। नहीं, बहुत शुक्रिया, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अब सूरत हाल ये है कि हमने तो आपको बता दिया कि सिंगल डिजिट में आ गई है जो इन्फ्लेशन रेट है, तो लेकिन ये समझ के आप कहीं निकल ना जाइएगा, वरना फिर वो जो बचत बाजार वाला भी सीन हुआ था, फिर वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और आप जहाँ भी जाएं, आप कुछ भी लेने के लिए खड़े हों, चाहे डबल रोटी से लेके कपड़ा तक, वो कहते हैं भाई हर महंगाई बढ़ गई है, तो हर चीज़ पीछे से महंगी आ रही है। ये पीछे से महंगी जो है पता नहीं कब तक आती रहेगी, लेकिन हमें ये पता है कि हमें लेना एक ब्रेक, तो फिर ब्रेक लेना, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आज हीरो पाकिस्तानी में हमारे साथ डिजिटल मीडिया में तमगा इम्तियाज़ लेने वाले पहले पाकिस्तानी फ़हद मलिक मौजूद हैं। फ़हद मलिक के इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खदमात हैं, जिसके एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 29 साला फ़हद मलिक को इस कैटेगरी में एजाज़ हासिल करने वाले कम तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज़ भी हासिल है। फ़हद मलिक के बारे में आपको बताएं कि 2013 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली, लेकिन इससे पहले यानी कि 2010 से ही ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहे। फ़हद ने अपनी जॉब के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और इसके बाद कई सरकारी इदारों के साथ काम भी किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इन इदारों में नेशनल IT बोर्ड, DC इस्लामाबाद ऑफिस, इस्लामाबाद पुलिस चीफ, सेक्रेटरी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, पंजाब पुलिस वगैरह, जिनको मुख्तलिफ मौके पर फ़हद मलिक ने भरपूर मावनत फराहम की। तो फ़हद मलिक आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज़। आप लोगों का शुक्रिया और इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए आपका शुक्रिया। प्लेजर। फ़हद, प्लीज़ कुछ हमने बताया, कुछ आप बताइए, टॉक अस थ्रू योर जर्नी, और फिर जब आपको तमगा इम्तियाज़ मिला तो वो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, वहाँ से लेके जब आप वो तमगा ले रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस फील्ड में आप एंटर हो रहे हैं
वो फील्ड आपको इतनी पजीराई देगी कि आपको पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड नवाजा जाएगा? सर कंप्यूटर साइंस में बचपन से ही मेरा शौक़ था और मैं मैथ्स से ज़्यादा, साइंस से ज़्यादा मेरे कंप्यूटर में मार्क्स आते थे। और शायद मुझे थोड़ा सा इसमें मेरा कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआ थी और थोड़ी बहुत शायद हमने स्टार्ट थोड़ा जल्दी ले लिया। मेरे जब यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर था तो उसी वक्त मैं साथ पहली जॉब भी कर रहा था और आई यूज़ टू स्टडी इन द मॉर्निंग, और शाम में फिर मैं जॉब करता था। और वो यूनिवर्सिटी के 4 साल मैंने काम किया। अभी मैं 30 साल का और मेरा 10 साल का तजर्बा है। सो प्रोबेबली जब मेरे क्लास फेलोज़ इंटर्नशिप्स कर रहे थे और जब वो जॉब्स ढूंढ रहे थे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पार्टियां करने के बजाय आई वाज वर्किंग। तो थोड़ा सा मुझे शायद दुख भी होता है कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ उस तरह से एंजॉय नहीं की। लेकिन फिर जब इस किस्म की पजीराई मिलती है और जब अल्लाह ताला आपको इस किस्म की चीज़ों से नवाजते हैं जो मैंने आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि मुझे पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल अवार्ड मिलेगा, या फिर मुझे इतने सोशल मीडिया पे इतनी अल्लाह ताला ने पजीराई दी, इतने ज़्यादा लोग जानते हैं। सो मुझे लगता है मेरा सर इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई अल्लाह ताला ने कहीं लिखा हुआ था कि क्या इसको देना है। मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी। मुझे लगता है कि अगर मेरी काबिलियत पे शायद मिलता तो प्रॉब्ली आई वुड नॉट हैव डिजर्व्ड इट। नहीं, ये तो आप कर्टिसी में कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सभी जानते हैं फ़हद के बारे में कि फ़हद बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। स्पेशली डिजिटल मीडिया को लेके तो फ़हद को तकरीबन सारे चैनल्स पे बुलाया जाता है और बात की जाती है। फ़हद, आप ज़रा इस बात पर रोशनी डालें और हमारे साथ ज़रा इस चीज़ को शेयर भी कीजिए कि साइबर हैकिंग, डिजिटल जो आपका मवाद होता है उसका चोरी हो जाना, ये आजकल बहुत आसान हो गया है। ये सारी कुछ मतलब मिनटों में जो है लोग AI से कुछ की कुछ वीडियोज़ आप देखते ही होंगे, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि क्या क्या हो जाता है। इस पर ज़रा सी रोशनी डालें कि इस तरह कैसे मुमकिन है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम। देखें, पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड थोड़ा देर से आया, लेकिन पूरी दुनिया में काफ़ी टाइम से चल रहा था। और ख़तरनाक बात यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं और हमारी पिक्चर्स और हमारी तस्वीर पब्लिकली लिस्टेड प्रॉपर्टी हैं। ये शो यूट्यूब पे जाएगा, मेरी आपकी आवाज़ और हमारी तस्वीर अवेलेबल होंगी। सो अब तो इतना ख़तरनाक टाइम है कि आप सिर्फ ऑडियो लेके, मैं सोनिया की या सर फैसल आपकी ऑडियो लेके अपनी आवाज़ में, आसान से इसका तरीका होता है कि हमारे पास एक सैम्पल होना चाहिए। वो सैम्पल मैंने आप दोनों की आवाज़ में से किसी एक की आवाज़ ली और फिर मैंने अपनी आवाज़ में बताया कि ये बोलना है। सो मेरे कहे हुए लफ्ज़ क्लोन आपकी आवाज़ पे हो जाएंगे और आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि वो आप नहीं हैं। इसीलिए जब चैट GPT आया और जब ओपन AI लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा कि इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए। सैम ऑल्टमैन ने बनाया था ओपन AI, फिर वो छोड़ के उन्होंने कहा रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए, और एलॉन उसके पार्टनर थे। सो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि आप जो तस्वीर या जो कंटेंट इंटरनेट पे कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो असल है या नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स दिखा सकता हूँ जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो AI जनरेटेड है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते, और लोग नीचे पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियंस उसके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि इनबॉक्स चेक करें, DM चेक करें। गुड लुकिंग गुड। वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है। सो जब डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली फ़ायदे भी बहुत हैं। आप घर बैठे, मतलब पहले अगर मुझे एक फ़ोटोशूट करवाना था तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक गाड़ी के साथ एक मॉडल को खड़े करके एक गाड़ी की मार्केटिंग के लिए फ़ोटोशूट कराना है। सो हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें खातून भी चाहिए, हमें उसकी वार्डरोब भी मैनेज करने हैं, हमें कैमरा क्रू भी चाहिए, हमें एक सेट भी चाहिए जिस पे गाड़ी खड़ी करे। लेकिन मैं मिड जर्नी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि जनरेट अ गुड लुकिंग वुमेन वेयरिंग अ ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉस्ट्यूम, और इस मॉडल की, इस ब्रांड की गाड़ी के आगे खड़ी हो और चांद पे खड़ी हो, सहरा में खड़ी हो, 5 मिनट में निकल आएगा। बल्कि मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना के भेज भी सकता हूँ, आप चला सकते हैं। सो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है और देयर इज़ नो, आपके व्हाट्सएप का फॉरेंसिक नहीं हो सकता आज तक पाकिस्तान में। तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड डेटा आएगा तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें फ़हद ऐसा है कि यू नो इट वेरी वेल कि अब तो दुनिया 5th जनरेशन वॉर लड़ रही है डिजिटली। हम इतने ज़्यादा अगर तो कनेक्टेड हैं तो उतने ही ज़्यादा ख़तरात भी हैं। और एक और इसमें फिर सवाल ये भी आता है, बहुत से लोग जो है वो ये समझते हैं कि
अब उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ गई, उनकी जॉब्स ख़तरे में पड़ गई हैं। डू यू थिंक, क्या ये बात सही है कि वाकई जैसे कि आपने एक मिसाल तो दी, लेकिन कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल भी हैं ना, तो डू यू थिंक कि एआई खा जाएगा, एआई जो है वो सबकी नौकरियां खा जाएगा? क्या ये बयानिया दुरुस्त है या फिर एआई बेहतरी लाएगा? ये बयानिया दुरुस्त है? सर एआई, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एआई लाइकली टेक ओवर कर लेगा, अभी नहीं, 10 साल में, 15 साल में पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करें। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बेहतरी होगी। फॉर इंस्टेंस मेडिकल की फील्ड में इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऑपरेशंस मशीन्स कर सकती हैं, लेकिन एक इंसान डॉक्टर का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो डिजिटल की अगर हम बात करें, वीडियो एडिटिंग में आपके शोज़ के, हम सबका मीडिया से ताल्लुक़ है, शो कटता है, उसके चंक्स निकलते हैं, उसके स्लग्स डलते हैं। इंटरनेट पे ऐसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो अंग्रेज़ी में अगर कंटेंट है शो का, उसकी ऑटो एनालिसिस करेंगे, उसको काटेंगे और उसके कैप्शंस भी दे देंगे इंग्लिश में। उर्दू में आने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सो वीडियो एडिटर्स की जॉब इज़ एट रिस्क। मैंने आपको अभी ग्राफिक की एग्जांपल दी, घर बैठे आप $20 की सब्सक्रिप्शन पे कोई भी आर्ट जनरेट कर सकते हैं। सो ग्राफिक्स की भी नॉट कम्प्लीटली, बट इट इज़ लाइकली एट वेरी मच रिस्क। जो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं उनमें सबसे मेजर है कंटेंट राइटर्स की। चैट जीपीटी को आप बताएं, वो सारे का सारा आपको निकाल के दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, ये आपको हर दुनिया जहान की रिसर्च करके दे देते हैं। और आप मतलब जो कॉपी राइटर्स को आप पैसे देते थे, वो आप सब्सक्रिप्शन पे लगा दें तो चैट जीपीटी का प्रो वर्जन इट्स लाइक मोर देन अ पीएचडी से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। सो इम्प्रूवमेंट कुछ सर्टन फील्ड्स में है, लेकिन अगर हमने एआई को अडाप्ट ना किया तो लाइकली देयर वुड बी रिसेशन या लोगों की जॉब्स जाने का खतरा है। सो इनको भी ऑपरेट करने के लिए, मतलब वो जो एआई इनेबल्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या मिड जर्नी है, उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं, या चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट देना है, उससे डेटा कैसे लेना है, वो भी एक साइंस है, उसको भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो उस पे अगर लोग काम करना शुरू बिल्कुल। करें तो शायद वो इसके साथ लिंक फहद, मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान में तो जो चीज़ आती है ना, उसका पॉजिटिव पहलू, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पॉजिटिव पहलू बाद में रख लिया जाता है। पहले उसको एज नेगेटिव पर्सपेक्टिव के तौर पर उसको लेकर और नेगेटिविटी फैलाना, लाइक वही फेक वीडियोस जो आ जाती हैं इस तरह से। तो हम पाकिस्तानी नेशन, एज ए पाकिस्तानी नेशन, हम कब सीखेंगे कि इतने अच्छे टूल को, इससे हम बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, माशरे में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, काम भी बहुत अच्छा आ सकता है, कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, स्कूल्स में, जगह जगह। हम एज ए पाकिस्तानी नेशन इस एआई को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कब पॉजिटिव लेकर इसको कब प्रॉपरली सीख सकेंगे? देखें, 80% जैसे एग्ज़ाम्पल है, यू टेक अ नाइफ, तो आप उससे फ्रूट भी काट सकते हैं, आप किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। सो ये इस्तेमाल जब सोशल मीडिया भी आया था, जब वर्ल्ड वाइड वेब थी, वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर अभी हम वेब 3 में जा रहे हैं। सो इसको मैं समझता हूँ कि ये एक वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो असल दुनिया में, शायद हम अगर इसको कहें कि ये वर्चुअल थ्रेट है, लेकिन इसका जो हार्म या जो इसका फ़ायदा है वो रियल वर्ल्ड में। इस्तेमाल और उसकी जो रिपरकशंस हैं वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना चाहूँ तो हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, और हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो महीने का $1500-2000 सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की साइंस ऑफ़र करके सर्विसेज में कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट करना चाहें हम किसी की भी तस्वीरें निकाल के उसको एआई पे एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ब्रिंगिंग है कि पूरी दुनिया, इंडिया आपसे इतना आगे निकल गया और हम अभी तक एक दूसरे की टांगें खींचने में, एक दूसरे को मलाइन करने में लगे हुए। सो मेरे ख्याल में रादर देन द यूज़ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली उसकी डिसरप्शन से ज़्यादा हमारी जो वैल्यूज़ हैं या हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस तरह से हम उसका इम्पैक्ट कैरी करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स सोली ऑन अस। फहद, आप माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में इतना एक तमगा, जो एक बहुत बड़ी बात है, इतनी यंग एज में एहसास को हासिल करना, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे और यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? ज़िंदगी में आपको जो कुछ मिलता है सोनिया और सर फैसल, वो आपका नहीं होता।
अगर आप उन चीज़ों के साथ अटैच होने लग जाएं और आपको लगे कि ये मुझे इसलिए मिला है कि मैं बड़ी तोप चीज़ था या मैं बड़ा कमाल का आदमी था, तो वो आपका नहीं है। सो उन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, Yes. मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो नाम है उसमें लोगों का हिस्सा है, चाहे वो काम है आप लोगों में बांटते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास फेम है, आप कोशिश करें कि उससे लोगों का फ़ायदा कर सकें। इस माशरे की सबसे, और अपने आसपास के लोगों की कदर करें। इस माशरे की सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों का एहसास करते हैं, हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद हम अपने आसपास के लोगों की कदर नहीं करते। और मुझे ये हमेशा से लगा है कि मोहब्बत से ज़्यादा कदर की ज़रूरत है। सो आपके आसपास के लोगों की, आपके ऑफिस का टी बॉय, आपके ऑफिस का गार्ड, और ये this is a very उसके positive message, नसीब फहद। का शायद आपको मिल रहा हो। Absolutely. बहुत शुक्रिया फाद मलिक, So, हमारे लोगों साथ की मौजूद कदर थे। करें, लोगों का एहसास बिल्कुल करें। बिल्कुल फाद मलिक, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। तो अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, तो मजीद गुफ्तगू जारी रखें। स्टे विद अस। जब एक और अवामी मसला, पंजाब का शहर सरगोदा, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो 3 हफ्तों से एहतजाज पे मजबूर हैं। अब इशू क्या है? पंजाब का शहर जो सरगोदा DHQ अस्पताल की अफिलिएशन का एक मसला दरपेश है, और जब अफिलिएशन का मसला दरपेश है तो फिर अब डॉक्टर्स और जो इंतज़ामिया है वो जो है ना वो अब आमने सामने आ गए हैं। तो हम इसी हवाले से अब बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा फ़ारूक साहब, जो कि वाइस प्रिंसिपल है, डॉक्टर रज़ा फ़ारूक साहब, वाइस प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज। रज़ा साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें बताइएगा कि क्या इशू है ये और क्यों डॉक्टर सरापा एहतजाज है, मसला क्या एफिलिएशन का? जी सर, अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने कायम किया सरगोदा में। 2021 तक ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ ही अटैच रहा। इस दौरान तमाम MBBS के स्टूडेंट्स और बाकी डॉक्टर्स और जो भी टीचिंग स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से पास आउट होते हुए कामयाबी से अपने कैरियर को उन्होंने कंटिन्यू रखा। 2021 में साबका गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से लेके पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। तो जब पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया गया तो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने ये डिसाइड किया कि चूंकि ये कॉलेज पंजाब में जाएगा तो इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग अमला है, जो रेगुलर यहाँ यूनिवर्सिटी के थ्रू सिलेक्ट हुआ है, पेंशनेबल जॉब्स हैं उनकी, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सिंडिकेट ने कंडीशनल अप्रूवल दी कि ये कॉलेज पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, लेकिन उससे पहले तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के जो रिजर्वेशन है उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन साबका गवर्नमेंट ने इस चीज को उनकी कैबिनेट ने खातर में ना लाए और इस कॉलेज को ले लिया। उसके बाद इस कॉलेज की जो ह्यूमन रिसोर्स को एडजस्टमेंट का इशू था उसके लिए एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने पिछले 2.5 साल में 9 से 10 इजलास उसके हुए। एक इजलास में फाइनल हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ MNA साहिबान भी सरगोदा के थे, उसमें ये फैसला हुआ कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी रेगुलर यूनिवर्सिटी ने इंडक्ट की थी वो पंजाब गवर्नमेंट में रेगुलर सर्विस के तौर पे उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे बहुत माजरत करना चाहूँगा कि वक्त की कमी है, लेकिन विल कंटिन्यू ऑन दिस टुमारो इंशाल्लाह, क्योंकि इशू बड़ा है। क्योंकि जब भी कोई हड़ताल होती है ख़ासतौर पे डॉक्टर्स की तरफ से, तो रुलता वो शख्स है जिसको अपने दर्द की दवा चाहिए होती है, जो मरीज़ रुल जाता है। तो इस पर हम कल मज़ीद बात करेंगे। इसका मतलब है कि शो का टाइम जो है वो आज ख़त्म होता है। बिल्कुल, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़रूर कल कंटिन्यू करेंगे। शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन यकीन जानिए हमारा दिल नहीं चाहता जाने का, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि रोज़ सुबह 9 बजे आपसे मिलना जो होता है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।